हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की 4 डीपीपी में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास में है। इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी इज द फॉर्म ऑफ सी, और यहाँ पर वो हीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब वो रिएक्शन जो होगी वो कैसी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, है ना? क्लियर है? एंडोथर्मिक क्या होता है? एंडोथर्मिक का मतलब होता है इधर हीट इवॉल्व, इधर हीट एब्जॉर्ब होती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट प्रोड्यूस होने को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? हमेशा हम लोग निगेटिव से डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो इंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो होगा ये हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द रिएक्शन डिफाइन मोलर डेल्टा एच एफ नॉट, यानी कि कौन मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको बोल सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन की जब बात चलती है तो इसमें हमें दो तीन चीजें दिमाग में रखना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो प्रोडक्ट बेसिकली 1 मोल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों टाइप, 2-3 टाइप के प्रोडक्ट हों, ओनली वन टाइप प्रोडक्ट होना चाहिए। ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट है। थर्ड बेसिकली ये है कि जो रिएक्टेंट होने चाहिए वो रिएक्टेंट मस्ट बी इन नेचुरल स्टेट होने चाहिए, नेचुरल स्टेट। ठीक है। नेचुरल स्टेट का मतलब जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, उस फॉर्म में ये होने चाहिए। ये 3 कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल है। तो चलो यहाँ पर इससे कि फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास प्रोडक्ट 1 है, ठीक है। अगर स्टाइक्योमेट्री के बेस में बात करें तो ये 1 मोल हो गया। लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट देखिए, रिएक्टेंट क्या है? CaO। CaO जो है वो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। मतलब CaO किससे बनता है? कैल्शियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनता है। तो कैल्शियम जो है वो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन जो है गैसेस फेज में वो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, बट CaO नेचुरल प्रोडक्ट नहीं, नेचुरल कंपाउंड नहीं है, यानी नेचुरल स्टेट में नहीं है। ठीक है। तो ये नेचुरल स्टेट में नहीं है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी नेचुरल स्टेट में नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म होता है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके। तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में Br2, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन नेचुरल स्टेट में है, बिल्कुल है, ठीक है, नेचुरल स्टेट में है। बट ब्रोमीन जो होती है, ब्रोमीन की नेचुरल स्टेट जो होती है वो लिक्विड फेज होती है। कौन सी होती है? लिक्विड। बट यहाँ कौन सा है? गैसियस फेज है। तो गैसियस फेज है, इसलिए हालांकि SBr जो बन रहा है वो 1 मोल बन रहा है, लेकिन उसके बेस पर भी ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम आते हैं तीसरे फॉर्म में, NH4NO3 में आते हैं। ठीक है, ये 1 मोल है, क्लियर है। ऑक्सीजन हमारा नेचुरल फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फेज में रहता है। हाइड्रोजन हमारा गैसियस फेज में, ये भी हमारा नेचुरल फेज में है। नाइट्रोजन हमारा नेचुरल फेज में, यानी तीनों ही जो रिएक्टेंट है वो नेचुरल फेज में है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब फोर्थ में आ जाओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने मोल्स दे रखे हैं आपको? 2 मोल्स दे रखे हैं। आयोडीन भले ही सॉलिड फेज में है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन जो है बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? 2 मोल्स लिखा है। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन नहीं करेगा। तो बेसिकली हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में रिएक्शन लिखी है CO2 + H2, CO + H2। डेल्टा H की वैल्यू हमें दे रखी है 2.8 किलो जूल। तो डेल्टा H क्या है? देखो, क्या यहाँ पर एक प्रोडक्ट है? नहीं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, यानी कि मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। अगर ऐसा कहीं पर होता है जहां पर मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, उस कंडीशन की जो चेंज ऑफ हीट होती है या चेंज ऑफ इंथैल्पी होती है, उसको हम लोग बेसिकली हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशंस की बात करते हैं तो हीट ऑफ फॉर्मेशंस के लिए क्या होना चाहिए? 1 मोल प्रोडक्ट होना चाहिए। 1 मोल
वन मोल वन टाइप प्रोडक्ट, इसको बोल सकते हैं वन मोल वन टाइप प्रोडक्ट, मतलब वन प्रोडक्ट, यानी वन मोल वन टाइप ना बोल के इसको बोल सकते हैं वन मोल वन प्रोडक्ट। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए, वन मोल वन प्रोडक्ट हो। ठीक है, अगर हीट ऑफ कंबशन कहीं पर लिखा हो, हीट ऑफ कंबशन लिखा हो, ये तो ये कितना होना चाहिए, वन मोल वन रिएक्टेंट। ठीक है, ये कंडीशन होती चाहिए, वन रिएक्टेंट, यानी कि वन रिएक्टेंट वन मोल होना चाहिए। क्लियर, तो अब इसमें बात में आपको समझ में आ गया, हीट ऑफ कंबशन समझ में आ गया आपको, हीट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बता ही दिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दिया। हीट ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, सोल्यूशन होना चाहिए वाटर, वाटर के साथ में मिक्स होना चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन बनना चाहिए वहां पर। तो अब बताओ ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हीट ऑफ रिएक्शन करेगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, देखो कहीं पर भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाफ N2 प्लस 3/2 H2 इज फॉर्म टू अमोनिया, यही तो होगा, ये होगा। यहाँ पर अमोनिया कैसा हो जाएगा, यहाँ पर गैसियस फेज होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, वन मोल होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रही बात, वन मोल होना चाहिए। तो यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर डिफाइन करेंगे तो वहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन पे लिखेंगे वन मोल ऑफ अमोनिया, वन मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। ठीक है, अब वहां पर जो भी डेल्टा एच होगा, वहां पर जो हीट, वैसे यहाँ पर एक्सोथर्मिक होता है, जो हीट इवॉल्व होती है उसको हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। बट यहाँ पर जो भी कंडीशन दे रखी है वो किस पे दे रखी है, रिएक्टेंट पर दे रखी है। यहाँ पर इंथैल्पी कंटेंट ऑफ अमोनिया लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कहीं से भी इसको डिफाइन नहीं करते। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ना हो। तो क्या लिखना चाहिए वहां पर लिखा होगा, लिखना चाहिए था कि वन मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म for the 1 mole of ammonia for with the help of our रिएक्टेंट, कौन से, नेचुरल स्टेट, रिएक्टेंट प्रेजेंट होने चाहिए किसमें, नेचुरल स्टेट में, तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करेगा। ओके, तो देन नन ऑफ दीज इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दे रखा है 46, द इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ बेसिकली हमको दिया क्या गया था, ये क्या दे रखा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है हाफ N2 प्लस 3/2 H2 इज फॉर्म टू अमोनिया। ठीक है, ये हमें दे रखा है, डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है 46। अब जो साइन दे रखा है उसी साइन की बात करता हूँ, हालांकि माइनस में होना चाहिए बट जो दिया है मैं उसी से ही बात कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है कि अपने को क्या चाहिए, ये बनाना है, यानी क्या बनाना है, टू, इसकी हमें इंथैल्पी निकालनी है, 2NH3 देन तो N2 प्लस 3H2। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब इसमें आप कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे। तो जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी अपने को 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर ये एक्सो है, अगर ये एक्सो है तो फिर ये इंडो होगा। तो इसको मैं जो एक्चुअल है वही कंडीशन ले लेता हूं मैं। ये बेसिकली जो होता है, ये मैं आपको बता दूं, ये एक्सो होता है, यहाँ पर निगेटिव होना चाहिए बट ये एक्सो होता है, जो होता है वही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ निगेटिव हो गया। तो जब निगेटिव हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -92 हो जाएगा। तो अब इसको करोगे तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई है। तो यहाँ पर जो डेल्टा H निकल के आएगा वो कितना आएगा, +92 निकल के आएगा। क्लियर है, तो 92 किलो जूल, क्योंकि रिवर्स हो गया तो साइन चेंज हो जाएगा। तो जो एक्सो था वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा इन ऑन मोलर बेसिस ऑफ द कम्बिशन ऑफ मीथेन। देखो मीथेन का कम्बिशन करते हैं तो मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर CO2 बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। बैलेंस कर लीजिए आप, कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस करो तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, कार्बन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ 2, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर 2 होगा। अब इसकी नेचुरल स्टेट देख लीजिए, ये कैसा है, गैसियस फेज में, ये गैसियस फेज में, ये कैसा होगा, गैसियस फेज में, और ये किसका होगा, लिक्विड फेज में। तो यहाँ डेल्टा N निकालोगे तो ये होगा 1 - 1 + 2 देयरफॉर -2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब रिलेशन क्या होता है, डेल्टा H = डेल्टा E प्लस डेल्टा NRT होता है। तो डेल्टा N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E = कितना होगा, -2RT।
तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा -2RT। दैट्स मीन थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन दैट द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द आइस इज मोर देन द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर वेपर्स। सबसे पहली बात तो व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी, इसकी बात करो। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या होती है? मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 केल्विन, है ना। 1 केल्विन एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। 1 केल्विन टेम्परेचर को एनर्जी इंक्रीज करने के लिए 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और कितना होना चाहिए? फॉर 1 मोल। किसके लिए होना चाहिए? फॉर 1 मोल। यानी कि 1 मोल कोई सब्सटेंस है, 1 मोल कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी में आइस की जो है वो वाटर से ज्यादा दे रखी है, ठीक है। अब यहां पर आगे क्या देखा? लेट एक्स एंड वाई बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से कैसा जाना है, सीधी सी बात है, किस फेज में जाना चाहिए? गैस फेज में। दैट इज कॉल्ड टू सब्लिमेशन। क्लियर है? ये सब्लिमेशन कंडीशन होती है। अब वाटर से यानी आइस का सब्लिमेशन, यानी आइस से सीधे वाटर में, आइस से सीधे किस में लेके चले गए? वेपर्स फेज में चले गए। सब्लिमेशन, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन है T1 एंड T2 की बात करते हैं, तो व्हाट इज द T, हाँ यहाँ 2 टेम्परेचर दे रखे हैं आपको। कौन कौन सी कंडीशन दे रखी है? T1 दे रखी है और T2 दे रखी है। तो यहाँ पर T1 लेस देन T2 ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? T2 जो है वो ज्यादा है किससे? T1 से। ओके, T2 जो ज्यादा है वो किससे है? T1 से ज्यादा है। तो करेक्ट ऑप्शन पूछा गया। यानी कि इसका मतलब अगर हम बात करें तो अगर हम किरचॉफ इक्वेशन देखें, कौन सी इक्वेशन देखें? किरचॉफ इक्वेशन, ठीक है। किरचॉफ इक्वेशंस को देखें तो किरचॉफ इक्वेशंस क्या होता है? वो होता है डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, ठीक है। अब डेल्टा H की बात करते हैं तो ये क्या पर है? इथैल्पी दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है? 2 दे रखी है आपके सामने। एक तो T1 पर दे रखी है और एक अपने को दे रखी है T2 पर, और T2 ज्यादा है T1 से। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? Y माइनस एक्स लिख सकते हैं। N की वैल्यू 1 मान लो, 1 मोलर, यानी 1 मोल की बात कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। डेल्टा H CP जो होगा यहाँ पर डेल्टा CP होगा, क्योंकि 2 हमारे पास डिफरेंस दे रखा है। तो CP को अगर यहाँ लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, CP ऑफ द वाटर, इसको ऐसे लिखेंगे CP ऑफ द वाटर माइनस CP ऑफ द आइस। क्या लिखेंगे? CP ऑफ द वाटर माइनस CP ऑफ द आइस, और डेल्टा T की जगह लिखेंगे T2 माइनस T1। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, T2 इज ग्रेटर देन क्या है? T1 है। क्लियर है? T2 इज ग्रेटर देन T1 है। एक चीज यहाँ पर आपको समझ में आ रही है। तो T2 इज ग्रेटर देन T1 है, तो इसका मतलब फाइनल जो आएगा वो कैसा आएगा? लेस देन 0 आएगा। भाई T2 इज ग्रेटर देन T1 है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखो ये तो T2 इज ग्रेटर देन T1 हो गई, तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि T2 जो बड़ा है T1 से बड़ा है। बट यहाँ पर वाटर और आइस की बात करें तो यहाँ पहली लाइन में लिखा हुआ है कि आइस इज मोर देन द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये लिखा हुआ ना। तो इसका मतलब ये वैल्यूज हमारे पास में ज्यादा है, ये वैल्यूज हमारे पास में कम है, तो ये नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब y माइनस एक्स जो आएगा वो लेस देन 0 आएगा। ये बात समझ में आ गई? लेस देन 0 समझ में आ गई। यहाँ से लेस देन 0 दिख रहा है आपको, ये तो हमारा पॉजिटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव है, बट ये कैसा होगा? हमारा लेस देन 0। तो y माइनस एक्स इज लेस देन 0, तो y इज लेस देन x, यानी x इज ग्रेटर देन y ऑप्शन आना चाहिए। तो x इज ग्रेटर देन y कौन डिफाइन कर रहा है उसको देख लो आप। तो x इज ग्रेटर देन y जो ऑप्शन हमारे पास में कौन सा आ रहा है? दैट इज द सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बोरोन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, कंबशन की बात है यहाँ पर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए। कोई भी रिएक्टेंट है वो कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बात समझो, B प्लस O2 इस फॉर्म टू क्या बनाएगा? B2O3 बनाएगा। अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम बात करें इसको पूरा बैलेंस, यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 है, तो इसको मैं कुछ इस टाइप से बैलेंस कर लेता हूँ। इसको
1/2 कर लेता हूं, ये 1 मोल होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए 1 मोल। आगे क्या होना चाहिए उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल ये कितना होना चाहिए 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कितना कर दिया, इसको 1 मोल कर दिया, ये चीज हो गई। अब ऑक्सीजन को, बोरोन को तो बैलेंस कर लिया, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/4 होगा। अच्छा स्टेट देख लो, ये सॉलिड होगा, ये कैसा होगा गैस होगा, और B2O3 जो होगा ये भी हमारा किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फेज में होता है। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो डेल्टा H अगर हम लिखेंगे, हीट ऑफ कंबशन ऑफ दिस इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1/2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3। ऐसे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है ना, डेल्टा H बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यही तो ऐसे तो लिखते हैं अपन लोग, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, माइनस कितना हो जाएगा डेल्टा H ऑफ B प्लस यहाँ होगा 3/4 इंटू डेल्टा H ऑफ O2। अब कोई भी सब्सटेंस नेचुरल स्टेट में होता है, ये नेचुरल स्टेट है, देखो ये इसकी नेचुरल स्टेट है बोरॉन की, ये ऑक्सीजन की नेचुरल स्टेट है, तो जब भी इनकी नेचुरल स्टेट होती है तो इनको हम लोग हमेशा 0 मान के चलते हैं। ठीक है, 0 मान के चलते हैं, इसका मतलब यानी हीट ऑफ कंबशन यहाँ पर जो निकल के आएगा दैट इज द 1/2 ऑफ डेल्टा H ऑफ B2O3, ये वैल्यूज यहाँ पर निकल के आएगी। तो फाइनल हमारा जो आंसर आ रहा है वो ये आएगा। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, अब ये देख लीजिए, ये डिफाइन कर रहा है हमारा सेकेंड ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CCS6 इज दिस। इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमें दिया हुआ है CCS6 का, यानी कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब ये हुआ CCS6 प्लस O2, दैट्स मीन यहाँ हो जाएगा CO2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा H2। बैलेंस कर लो, यहाँ पर 6 कर लो, यहाँ पर कितना कर लो, यहाँ पर 3 कर लो। ऑक्सीजन बैलेंस कर लोगे यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 प्लस 3 15, तो यहाँ हो जाएगा 15/2, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 0.39 ग्राम ऑफ द CC इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन ओपन वेसल, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व। अब देखो जब ये 1 मोल था, ये कितना था 1 मोल था, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर हीट ऑफ कंबशन कितना निकल के आ गया 3250 किलो जूल आ गया। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर देखा जाए तो कितना होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 78 ग्राम। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि 78 ग्राम जब बेंजीन का हम कंबशन करते हैं तो हीट कितनी प्रोड्यूस होती है 3250 किलो जूल। ओके, तो अब कितना दे रखा है 0 पॉइंट कितना दे रखा है 39 ग्राम की बात करते हैं, तो 0.39 ग्राम CCS6 अगर कंबशन करेंगे तो क्या होगा, तो 3250 डिवाइड बाई 78 मल्टीप्लाई बाई 0.39। ओके, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 16.25 किलो जूल, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 16.25। तो आंसर फाइनल कौन सा होगा हमारा, थर्ड ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस। देखो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन कब होता है, एसिड और बेस की रिएक्शन में ही तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर आपके पास में एसिटिक एसिड आ गया प्लस NaOH आ गया, क्लियर है। तो रिएक्शन करके यहाँ पर क्या बन गया आपका CH3COONA प्लस H2, ये बना, ठीक है। और डेल्टा H की वैल्यूज यहाँ पर डिफाइन हो गई है -50.6, क्लियर है। ये हमारे पास में हो गया -50.6। ओके, अब इसको मैं एक और चीज लिख रहा हूँ, इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ ये भी आपको थोड़ी देर मालूम चल जाएगा। इसको मैं और करके लिख रहा हूँ, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ। CH3COOH में Na को हटा दे रहा हूँ, Na का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, OH माइनस, देन यहाँ लिख दे रहा हूँ CH3COO माइनस प्लस H2O, ठीक है, ये लिख दिया। अब देन आगे बात करता हूँ, चलो अब आगे क्या है। आगे लिखा है द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद बेस, स्ट्रॉन्ग बेस इज दिस। देखो कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करेगा तो वाटर का फॉर्मेशन करेगा। मैंने वहां पर भी Na हटा दिया और एसिड को H प्लस ले लिया। तो यहाँ पर जो डेल्टा H की वैल्यूज हमारे पास में है वो है 55.9। ओके, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि हमें बेसिकली क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि भाई CH3COO माइनस और H प्लस की वैल्यूज क्या होगी, यानी ये डेल्टा H कितना होगा।
अब हैश लॉ लगाइए, आप हैश लॉ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये है, एक इक्वेशन ये है, और ये फाइनल इक्वेशन हमें लानी है। तो CH3CO माइनस राइट साइड में दिख रहा है आपको, ठीक है, बिल्कुल है, ये दोनों मैच कर गए। लेकिन यहाँ पर देखो H प्लस दिख रहा है, H कहाँ है आपका, लेफ्ट साइड में है कि नहीं है। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल दे रहा हूँ। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन 2 को रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करके मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, मैं ऐसे लिख दूँ, माइनस का मतलब रिवर्स हो जाता है। तो अब इसको यहाँ पर लिखूँ तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ दो, राइट को राइट के साथ जोड़ दो। तो यहाँ लिख दिया मैंने CH3OH प्लस, यहाँ लिख दिया OH माइनस, प्लस प्लस जो इसको मैंने रिवर्स कर दिया तो H2O लेफ्ट हैंड में आ जाएगा। देन इधर आ जाएगा आपका CH3COO माइनस, इधर हो गया, H2O इधर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, OH माइनस। तो OH माइनस से OH माइनस कट गया, वाटर से वाटर कट गया। देन फाइनल इक्वेशन आपके सामने रिप्रेजेंट हुई। तो इसको करने के लिए अपने को क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा। डेल्टा H फाइनल निकल के जो आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस 50.6 प्लस आ जाएगा 55.9। क्लियर। तो ये कंडीशन यहाँ पर आएगी, और ये वैल्यू जो यहाँ निकल के आएगी प्लस 5.3, ये फाइनल आंसर आएगा 5.3। तो 5.3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस, देखो लिखा है, इफ द हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस इज 0.7 किलो कैलोरी पर मोल एंड डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन, ये पूछा गया है। तो चलो यहाँ पर डिसोसिएशन की बात करें तो CHCl2COOH है। तो इसको अगर हम तोड़ें तो यहाँ क्या होगा, CHCl2COO माइनस H प्लस। तो डेल्टा H की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0.7 हो गई, ये हमें गिवन है। और कैलकुलेट ये करना है। अब कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ पर एक बेस आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, वाटर भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लेना पड़ेगा। तो H प्लस OH माइनस की अगर बात करते हैं, अच्छा ये किस में है, किलो कैलोरी में है, किसमें है, किलो कैलोरी। तो वाटर के लिए होता है, और यहाँ पर जो डेल्टा H की वैल्यू जो होती है वो होती है -13.7 किलो कैलोरी, ये फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। अब आप देखो, अब आपको लाना क्या है, ये लाना, यानी कि इसका मतलब मैं इसको कुछ ऐसे लिख दे रहा हूँ, यानी कि मैं के को हटा दे रहा हूँ, मैं सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ CHCl2COOH प्लस OH माइनस, देन फॉर्म ऑफ CHCl2COO माइनस प्लस H2O। ये वैल्यूज मुझे यहाँ लानी, डेल्टा H की वैल्यूज मुझे यहाँ पर लानी। अब आप सोचो, ये लाना है आपको, ये इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है, ये लाना है। तो ये देखो लेफ्ट हैंड में है, OH इधर है, H इधर अपोजिट है। तो डायरेक्ट जोड़ देता हूं मैं, इक्वेशन 1 प्लस यहाँ पर कर देता हूँ इक्वेशन 2, यही तो हमारे लिए सिंपल होगा। तो इक्वेशन प्लस इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड कर दें तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी ये फाइनली निकल के आ जाएगा, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। और जब ये जोड़ा है आपने, इसको ऐड किया है, तो 0.7 माइनस 13.7, ठीक है, दैट्स मीन 13 क्या आ जाएगा, किलो कैलोरी आ जाएगा। ये कौन सा होगा, पॉजिटिव में होगा 13 किलो कैलोरी, यानी इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इथाइलिन वाज कंबस्टेड, इतने किलो जूल वाज हीट और रिवॉर्ड। ओके, इथाइलिन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे तो नेचुरल से बात है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब हीट ऑफ कम्बशन, द अमाउंट ऑफ इतना कम्बशन कर रहे हैं वाज इवॉल्व, ठीक है। ये हमारे पास में एक अमाउंट यहाँ पर कोई अमाउंट था, सपोज इसका कोई अमाउंट था, ये अमाउंट यहाँ पर कुछ था इसका, ठीक है, उस अमाउंट से ये इन्होंने किया। तो इसमें डेल्टा H की जो वैल्यूज यहाँ पर निकल के आ गई वो आ गई 6226, ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। इफ द हीट ऑफ कम्बशन ऑफ इथाइलिन ऑफ दिस, हीट ऑफ कम्बशन, हालांकि कम्बशन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, बट नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो अपन वैसे ही मान के चलते हैं। हाँ, इसको बैलेंस जरूर कर लें, यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ 2 कार्बन हो जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है तो यहाँ 2 हो जाएंगे, तो 2 2 4 देन 2 6, यानी ऑक्सीजन 6 हो गया, दैट्स मीन यहाँ पर 3O2 हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है द हीट ऑफ कम्बशन ऑफ इथाइलिन इज दिस, ठीक है। तो हीट ऑफ कम्बशन इथाइलिन का दे रखा है, यानी कि अगर ये 1 मोल लेते हैं, अगर
इफ ये 1 मोल लिया जाए तो उस कंडीशन पे यहाँ पर आपके पास में जो डेल्टा एच निकल के आएगा वो आएगा 1411 किलो जूल पर मोल, ये निकल के आएगा। आएगा नहीं आएगा? 1411 किलो जूल पर मोल निकल के आएगा जब ये 1 मोल है। तो अब क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ O2 एट एनटीपी दैट इंटर इनटू द रिएक्शन, यानी वॉल्यूम ऑफ O2 चाहिए। अब एक चीज सोचो बेटा, अगर मैं ये 1 मोल यहां ले लूं, अगर ये 1 मोल ले लूं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी? 3 मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब यहाँ पर इसके लिए कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट है ये तो निकालना पड़ेगा ना भाई। ये 1 मोल जब अपन लेते हैं, 1 मोल कौन सा ले रहे हैं? 1 मोल अपन क्या ले रहे हैं? CS2 डबल बॉन्ड CS2 अगर 1 मोल होता है तो उस कंडीशन पे इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो कितने मोल पर ये प्रोड्यूस होगी? तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ CS2 डबल बॉन्ड CS2 इथाइलिन, ठीक है, इज इक्वल टू 6226 डिवाइड बाई आ जाएगा 1411, ये आ जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास में कितने मोल निकल गए? इतने मोल निकल गए। ठीक है, क्लियर है? बात को समझ रहे हैं? इतने मोल किसके आ गए? इतने मोल ये आ गए हैं बेसिकली आपके पास में किस चीज के? ये मोल आ गए हैं इसके। ठीक है, और ये वैल्यूज कितनी आ रही है? चलो ये वैल्यूज मैं आपको बताया था, ये आ रही है 4.41 मोल। ठीक है, अब एक सोचो कि 1 मोल अगर हमारे पास में CS2 डबल बॉन्ड CS2 है तो देन O2 कितना होगा? O2 के मोल्स कितने होंगे? 3 मोल। ठीक है, तो 4.41 मोल अगर हम ये लेते हैं तो उस कंडीशन में कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई 4.41 मोल, यही तो होगा। तो वॉल्यूम ऑफ O2 अगर हम बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ O2 एट एनटीपी, और एनटीपी पर अगर कोई गैस होती है, कोई भी गैस अगर 1 मोल कोई गैस है, 1 मोल गैस एट एनटीपी, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, जैसा कि आप जानते हैं, ये कंडीशन तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर अब इसका मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 4.41 मल्टीप्लाई बाई 22.4, ये फाइनल आंसर निकल के आएगा। और ये जो फाइनल आंसर निकल के आएगा ये आएगा 296.5 लीटर। ये ध्यान रखिएगा, क्या निकल के आ रहा है? 296.5 लीटर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ गैसेस S2Cl2 एंड HCl आर दिस, ये हमें बॉन्ड एनर्जी रखी है। तो यहाँ लिख देते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिख दे रहे हैं अपन, यानी H सिंगल बॉन्ड H के लिए कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। Cl सिंगल बॉन्ड Cl के लिए कितना हो गया? 58 हो गया। H सिंगल बॉन्ड Cl के लिए कितना हो जाएगा? आपके पास 103 हो जाएगा। द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस पूछा गया, यानी कि बेसिकली हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 इज फॉर्म टू HCl, ये पूछा गया है। ठीक है, यानी डेल्टा H पूछा गया है। अब कहीं पर भी बॉन्ड एनर्जी गिवन होती है तो डेल्टा H हमेशा जो होता है दैट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं तो यहाँ पर होगा 1/2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ, यहाँ पर ले लेंगे H सिंगल बॉन्ड H, प्लस यहाँ पर होगा 1/2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl सिंगल बॉन्ड Cl, माइनस यहाँ पर हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। क्लियर है? तो बस अब वैल्यूज रख दो, 1/2 यहाँ पर रख देंगे 104 प्लस 1/2 58 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 103, और देन फाइनल जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यूज आएगी वो आएगी -22 किलो कैलोरी। क्या निकल के आएगा? -22 किलो कैलोरी फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में है द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन इज x1। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं। ठीक है, ये एथीन हो गया हमारे पास में, इसको ऐसे डबल बॉन्ड बना लिया मैंने, कर लोगे ना ये कार्बन, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो इसको मैं हटा देता हूँ। चलो ठीक है, कोई भी डबल बॉन्ड ले लो आप यहाँ पर, यानी एथीन ले रहे हैं। ठीक है, तो एथीन हो जाएगा यहाँ पर CS2 डबल बॉन्ड CS2। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा? एथेन बनेगा, ये तो बनेगा। ठीक है, इसकी वैल्यूज कितनी दे रखी? x1 दे रखी। फिर उसके बाद में बेंजीन की बात कर रहे हैं। बेंजीन हमारे पास में है, बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करोगे तो देन ये बनेगा, तो क्या बनेगा? ये हमारा है साइक्लोहेक्सेन बनेगा, इसकी वैल्यूज होगी x2। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, हमें क्या निकालना है? रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है।
रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड एनर्जी होती है, माइनस कैलकुलेटेड एनर्जी होती है। ठीक है, ये हमारे पास में होती है ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेट। अब एक चीज समझने वाली बात है, ये हमारे पास में जो x2 निकल के आ गया, ये हमारे पास में कैलकुलेटेड फॉर्म है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपने एक्स वाई एनर्जी यूज की है, एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपने एक्स वाई एनर्जी यूज की है। तो तीन अगर आपके पास में डबल बॉन्ड है तो इसके लिए आपको कितनी एनर्जी यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी इसके अकॉर्डिंग, यानी कि वन बॉन्ड को डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक्स्ट्रा एनर्जी यूज की है। तो 3 अगर डबल बॉन्ड है तो कितनी एनर्जी यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी? 3 टाइम्स करनी पड़ेगी, 3x1। कितनी करनी पड़ेगी? 3x1। तो 3x1 जो है ये ऑब्जर्व हो गया, यानी कि यहाँ से ये ऑब्जर्व हो गया, माइनस कैलकुलेटेड कितनी आई हमारे पास में? x2 आई है। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये क्या आएगा? दैट इज द रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3x1 माइनस x2 जो होगा ये हमारा आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देखिएगा, आपके पास में फिर से बॉन्ड इंथैल्पी दे रखी है A2, AB और B2, और ये रेशियो में दे रखा है 1:0.5। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, A के लिए अगर बात करते हैं 1 चलो मैं इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, AB के लिए बात करते हैं तो AB के लिए कितना हो गया? देखो 1 है, इसको भी x मान लेता हूँ, और B के लिए बात कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB फ्रॉम A2 और B2 इज दिस, ये दिया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इंथैल्पी फॉर्मेशन तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 1 मोल के लिखना पड़ेगा, 1/2 A2 1/2 B2 इज फॉर्म टू AB। ठीक है, तो डेल्टा H की वैल्यूज यहाँ पर कितनी आ जाएगी? -100 आ जाएगी, ये वैल्यूज हमारे पास में। अब देखो यहाँ पर अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ये कितना दे रखा है? x दे रखा है, ये कितना दे रखा है? x/2 दे रखा है बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पर कितनी दे रखी है आपको? ये x है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको बॉन्ड एनर्जी या लिखना है, डेल्टा H लिखना है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। और कैलकुलेट क्या करनी है? बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ A2, यानी कि बेसिकली x कैलकुलेट करना है, यही तो है। तो डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? -100 है, इज इक्वल टू रिएक्टेंट के लिए लिखो तो 1/2 इंटू x हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू x/2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो -100 इक्वल टू माइनस कितना आएगा? x/4 आएगा। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 400। यही तो हमसे पूछा गया है, तो x ही तो अपने को निकालना है, तो कितना आएगा आंसर यहाँ पर? 400 आएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा। तो बच्चों ये रही आज की डीपीपी। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डीपीपी के साथ।